तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ पराई हो गई। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की कहानी एक बेटा ऐसा भी। काजल, मैं सोच रहा हूँ हमारे बेटे का 5वां जन्मदिन है। इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, गांव में माँ को भी फ़ोन कर देता हूँ, वो भी अपने पोते के जन्मदिन में शामिल हो जाएगी। वैसे भी गांव में माँ अकेली रहती है, उनका मन नहीं लगता। जब देखो तब अपने पोते से बात करने के लिए कहती रहती है, लेकिन हम ज़्यादा बात नहीं करा पाते हैं। आज जब बेटे का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना रहे हैं तो माँ को फ़ोन करना बनता है। रोहित की बात सुनकर काजल का मुंह फूल जाता है कि गांव से माँ जी को बुलाने की क्या ज़रूरत है। हम दीपक की बात माँ जी से फ़ोन पे करा देंगे। कैसी बातें कर रही हो काजल, जब हम सबको बेटे के जन्मदिन की पार्टी में बुला रहे हैं तो क्या अपनी माँ को नहीं बुलाऊंगा। रोहित काजल की बात नहीं सुनता है और गांव में अपनी माँ रुक्मणी जी को फ़ोन कर देता है। बेटे का फ़ोन देखकर खुशी खुशी रुक्मणी जी फ़ोन उठाते हुए कहती है, बेटा तू कैसा है, बहुत दिनों बाद याद किया, कब से तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। कल मैंने फ़ोन भी किया था लेकिन बहू ने फ़ोन उठाया था, कह रही थी कि तुम तो किसी काम में व्यस्त हो इसलिए बात नहीं कर सकते। अच्छा माँ, तुमने फ़ोन किया था, मुझे तो पता ही नहीं चला और ना ही काजल ने मुझे बताया। रुक्मणी जी समझ गई कि बहू बताना भूल गई होगी। बेटा 2 दिन बाद पोते का जन्मदिन आ रहा है, एक बार जन्मदिन गांव में आकर मेरे साथ भी मना लो। मुझे भी धूमधाम से अपने पोते के जन्मदिन को मनाने का शौक है। मेरे पड़ोस में सुधीर जी की पत्नी ने अपने पोते का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है, सबको बुलाया था। मेरे भी मन करता है यह सब करने का। काजल रोहित के पास ही खड़ी थी। रुक्मणी जी की बात सुन लेती है और कहती है, हाँ हाँ, गांव में रखा है क्या है, जन्मदिन मनाने के लिए मोहल्ले के 4 औरतों को बुलाकर ढोलकी बजा लोगी और टीका कर दोगी, हो गया जन्मदिन। तुम क्या जानो आजकल के बच्चों के जन्मदिन कैसे मनाए जाते हैं। रोहित नाराज होते हुए कहता है, माँ मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, तो तुम्हें बीच में बात करने की ज़रूरत नहीं है। माँ, मैं यह कह रहा था कि इस बार मैं दीपक का जन्मदिन इधर ही मना रहा हूँ और आपको बुलाने के लिए फ़ोन किया था। आगे कभी मौका मिला तो दीपक का जन्मदिन आपके पास गांव में ज़रूर मनाऊंगा और आप अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लेना। अच्छा बेटा, जन्मदिन मना रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात है। माँ, मैंने जन्मदिन की तैयारी करने के लिए 4 दिनों की छुट्टी ली है। कल सुबह के टाइम आपको लेने के लिए आऊँगा, तैयार रहना। हमारे शहर से गांव 3 घंटे की दूरी पर ही है। सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा और दोपहर तक आपको अपने पास भी ले आऊंगा। इतना कहकर बेटा फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ रुक्मणी जी खुशी से फूली नहीं समा रही है। बेटे, बहू ने पोते के जन्मदिन पे मुझे बुलाया है। खुशी के मारे जल्दी जल्दी काम में हाथ चल रहे हैं। आज रुक्मणी जी के सारे काम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह हो रहे हैं। वैसे तो हमेशा घुटनों में दर्द रहता, लेकिन आज उन्हें दर्द का एहसास न हुआ। सारे काम फटाफट कर लिए। जड़ से कढ़ाई चढ़ाकर अपने पोते दीपक के लिए बेसन के लड्डू बनाने लगी, क्योंकि पिछली बार जब दीपक घर आया था तो उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद आए थे। पूरे दिन दादी बेसन के लड्डू दे दो कहता घूमता था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही रोहित अपनी माँ को लेने के लिए आ गया। माँ जल्दी जल्दी सारे काम करने में लगी है। माँ की खुशी देखकर रोहित कहता है, माँ आपको मेरे पास आने की इतनी खुशी होती है तो फिर मेरे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती हो। कितनी बार मैंने कहा है लेकिन हर बार मना कर देती हो। बेटी की बात सुनकर रुक्मणी जी सोचने लगती है कि बेटा, तुम तो चाहती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहे, लेकिन बहू नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं। पिछली बार जब तुम दोनों घर आए थे और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था तो बहू ने मेरी वजह से तुमसे कितना झगड़ा किया था, और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बहू बेटी में झगड़ा हो।
माँ क्या सोचने लगी, कुछ नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं गांव में ही रहूंगी, और जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे उस दिन तो तुम खुद ही मुझे अपने साथ शहर ले जाओगे। इतना तो मुझे अपने बेटे बहू पे भरोसा है रोहित, मैं अपने पोते के कुछ उपहार नहीं ले पाई हूँ। तुम शहर में मुझे बाजार ले चलना, गांव में तो कुछ ढंग का मिलता नहीं है, अगर उधर छोटी मोटी दुकान से कुछ ले भी लूँगी तो पता नहीं बहू को पसंद आएगा या नहीं। ठीक है माँ, तुम इधर से कुछ मत खरीदो, मेरे साथ शहर चलना, एक दिन आपको बाजार ले जाऊँगा, फिर जो अपने पोते के लिए लेना है ले लेना। इसके बाद रोहित माँ को लेकर शहर के लिए चल पड़ता है। दोपहर के 3 बजे तक दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पे देखते हैं तो काजल अपने कमरे में आराम से सो रही है। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद काजल बाहर निकल कर आती है तो फॉर्मेलिटी के लिए रुक्मणी जी के पैर छूती है और यह कहकर कि दीपक रो रहा है उसे अभी देख कर आती हूँ, अपने कमरे में चले जाती है। माँ इधर हॉल में सोफे पे आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, रुक्मणी जी सोफे पे बैठ जाती है और रोहित माँ के लिए पहले पानी लाता है, फिर चाय बनाने लगता है। कमरे में काजल आवाज़ देती है, रोहित अगर चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना लेना। दरअसल आज दीपक बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा। रोहित कुछ नहीं कहता है, तीनों के लिए चाय बनाकर लाता है। चाय पीने के बाद रुक्मणी जी अपनी बहू से कहती है, बहू अगर पोता ना सोया हो तो उसको मेरे पास भेज दो, मुझे उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। और तो और मैं उसके लिए बेसन के लड्डू भी बनाकर लाई हूँ, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ जी बड़ी मुश्किल से सोया है, जब जागेगा तब मिल लेना। रोहित काजल के भड़के हुए स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित था कि उसका मुंह क्यों बना हुआ है। उसे मेरी माँ का घर में आना पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में दीपक खुद ही कमरे से बाहर निकल के आ गया और सामने दादी को देखकर भागता हुआ दादी के गले लग गया। दादी आप कब आए, मुझे पता भी नहीं था। बस बेटा अभी आई। बड़े प्यार से रुक्मणी जी अपने पोते को गले लगाती है, खूब सारा लाड़ दुलार करती है। डब्बे से बेसन के लड्डू निकालकर पोते को देती है और कहती है, ले दीपक तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, देख तेरे लिए कितने सारे लड्डू बनाकर लाई हूँ। दीपक एक बार में ही पूरा लड्डू खा लेता है और दोनों हाथ में एक एक लड्डू पकड़ लेता है। तो काजल झुठलाते हुए कहती है, माँ जी आपको इतने लड्डू मत खिलाओ, पेट खराब हो जाएगा, इतना मीठा खाएगा तो पेट दर्द होने लगेगा। दोनों लड्डू हाथ से छुड़ा कर वापस डब्बे में रख देती है। दीपक रोने लगता है लेकिन काजल तब भी नहीं सुनती। रोहित को काजल का यह व्यवहार पसंद नहीं आता है। कमरे में काजल से कुछ कहने के लिए आता है तो काजल पहले से ही बड़बड़ा रही थी, मैं इसलिए तुम्हारी माँ को नहीं बुलाती हूँ, मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख देती है। इतने सारे मीठे लड्डू खाने के लिए देने की क्या ज़रूरत थी, कल को दांतों में दर्द होने लगेगा तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रोहित काजल की बात को काटता हुआ कहता है, कैसी बातें कर रही हो काजल, माँ के घर के बने हुए देसी घी के लड्डू खाने से दीपक के दांत में दर्द होने लगे, लेकिन तुम जो सुबह शाम उसे चॉकलेट खिलाती रहती हो उससे कुछ नहीं होता है क्या? सच बताओ तो दांत चॉकलेट खाने से खराब होते हैं ना कि लड्डू से? तुम्हें तो बस झूठ मूड खराब करने का मौका चाहिए। माँ को भूख लग रही है, हम दोनों के लिए खाना परोस दो। चौंकते हुए काजल कहती है, क्या तुम दोनों गांव से खाना खाकर नहीं आए हो? मैंने तो अपना और दीपक का खाना बनाया था, तुम लोगों का खाना नहीं बनाया था। मुझे लगा तुम दोनों गांव से खाकर आओगे। काजल इतना तो तुम्हें समझना चाहिए कि माँ को गांव से मैं 12 बजे लेकर निकलता था। अगर मैं खाना बनाने लगती तो हमें आते आते रात हो जाती। तुम्हारे आलस्य की भी हद होती है, जरा सा भी नॉनसेंस नहीं है कि जब हम लोग गांव से आएंगे तो खाना खाएंगे ही। सिर्फ अपने आलसी की वजह से तुमने खाना नहीं बनाया। यह बात सुनते ही काजल भड़क जाती है। हाँ,
अब तो तुम्हारी माँ आ गई है, तो अब तुम मुझसे रोज ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करोगे। बहू की आवाज़ सुनकर रुक्मणी जी आवाज़ देते हुए कहती है, बेटा मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मेरा पेट 2 दिन से ठीक नहीं था। मैं खाना नहीं खाऊंगी, सुबह नाश्ता भी बहुत भारी कर लिया था। थोड़ा बहुत बेसन का लड्डू खा लूँगी और पानी पी लूँगी। अब सीधा रात को ही खाना खाऊंगी, कहीं बहू बेटे में बात न बढ़ जाए, इसलिए रुक्मणी जी खाना खाने से इनकार कर देती है। दूसरे दिन काजल रोहित से कहती कि आज मुझे बाजार ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। रोहित खुशी खुशी कहता है, ठीक है काजल, तुम तैयार हो जाओ, वैसे भी हफ्ते भर से ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, तो जन्मदिन की कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है। हालांकि सबको इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन हमारी तैयारी अभी अधूरी है। हमने जो होटल पार्टी के लिए बुक किया था, एक बार उसका मेनू भी डिसाइड कर आएंगे, और तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है कर लेना। माँ जी, मैंने सुबह नाश्ता तो बना दिया था, दोपहर का खाना तुम बना लेना। मेरा तो पूरा दिन आज शॉपिंग में ही निकल जाएगा। ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, जाओ आराम से अपनी शॉपिंग कर लो। तब तो घर पर मैं आ गई हूँ, मैं सारा संभाल लूँगी। जब बहू बेटे शॉपिंग के लिए निकलने लगते हैं, तभी रुक्मणी जी को याद आता है कि उन्हें भी तो अपने पोते के लिए उपहार लेना है। तो वो बेटे से कहती है, बेटा मुझे भी दीपक के लिए कुछ लेना था। यह सुनकर बहू लगते हुए कहती है, हाँ हाँ माँ जी, तो पैसे दे दीजिए, हम बाजार से उसकी पसंद का सामान ले आएंगे, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा मैं साथ आने की बात तो कही ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी मुझे दीपक के लिए गिफ्ट लेना था, अगर तुम उसके पसंद का ले आती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, इससे अच्छी बात क्या होगी। पर माँ, तुमने तो कहा था कि तुम दीपक के लिए गिफ्ट लेने चलोगी, घर में बात ना बढ़े, इसलिए रुक्मणी जी कहती है, अरे बेटा, बहू अगर अपने पसंद का ले आएगी तो और भी अच्छा रहेगा। इतना कहकर रुक्मणी जी बहू के हाथ में 1000 थमा देती है। अगले दिन ही दीपक का जन्मदिन है। धूमधाम से दीपक के जन्मदिन की तैयारी चल रही है। पूरे आंगन में दीपक ही धमाल चौकी मनाते हुए घूम रहा है। कभी दादी की गोद में बैठता है तो कभी पापा के कंधों पर चढ़ जाता है। नन्हे तोहफे रोहित के अपने ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया है। सारे रिश्तेदार भी आए हैं, साथ ही काजल के मायके से भी लोग आए हैं। शाम होते होते सभी लोग का आना भी शुरू हो गया। रुक्मणी जी हॉल में जाने के लिए तैयार थे, तभी अचानक से दौड़ता हुआ दीपक आया और उसके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है, जिससे रुक्मणी जी की साड़ी एकदम चिपचिपी हो जाती है। लाइट कलर की साड़ी थी, कोल्ड ड्रिंक के दाग उसमें जगह जगह दिख रहे थे। पानी से धुलने के बाद भी वो दाग नहीं जा रहे थे। रुक्मणी जी बहू के पास जाती और कहती है, बेटा मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई है, अब मेरे पास इतनी अच्छी दूसरी साड़ी भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो मुझे पहनने के लिए दे दो। इतनी जल्दी मैं बाजार से भी खरीद कर नहीं ला सकती। माँ जी, मेरी साड़ी तुम्हारी तरह सस्ती नहीं है। हर साड़ी ड्राई क्लीन होकर आती है और तुम्हें तो साड़ी पहनने का शूर ही नहीं है। अपने ही कपड़ों पे कोल्ड ड्रिंक गिरा ले, अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, तो सोचिए पूरे फंक्शन में मेरी साड़ी का पहनकर उसका क्या हाल करोगे। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ रोहित पत्नी और माँ की बात को सुन लेता है। जल्दी से वो पास की दुकान पर जाता है और माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर ले आता है। जब वापस आए तो काजल रोहित के हाथ में एक पैकेज देखता है और पूछने लगती है कि इसमें क्या है। तो रोहित कहता है, अरे तुम लोग जल्दी से गेस्ट हाउस पहुंच जाओ, उधर सारे रिलेटिव आने लगे हैं, उसको रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए। हम दोनों अभी तक इधर ही है, यह अच्छा नहीं लगता है। और काजल को फटाफट से कार में बैठा देता है। माँ को मैं पीछे से लेकर आता हूँ, पूरा घर अच्छे से बंद कर देना, और हाँ,
मैं सारा घर अच्छे से बंद करके लॉक करके आऊँगा। तुम चिंता मत करो। माँ का हाथ पकड़ के वो साड़ी का पैकेट थमाते हुए कहता है, माँ जल्दी से इस साड़ी को पहन लो। आपके लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। कार में बैठी हुई काजल यह सब देख लेती है और आग बबूला हो जाती है। कार से उतरकर सीधा अंदर जाती है और पैकेट से साड़ी निकालते हुए कहती है, रोहित माँ के लिए नई साड़ी खरीद के लाए हो, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। बहुत माँ करती हो, हमेशा माँ बॉयस बने रहती हो। अगर अपनी माँ के लिए ही सब कुछ करना था तो मुझसे शादी क्यों की? अगर माँ ही की सारी बातें माननी थी तो मेरी ज़रूरत ही क्या थी? काजल, तो तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जगह अलग है और माँ की जगह अलग है, और मैंने तुम्हें किसी चीज़ को खरीदने से मना नहीं किया। कल तुम्हें जितनी खरीदारी करनी थी मैंने तुम्हें कराई। बताओ, एक बार भी मैंने मना किया हो? लेकिन आज जब मैं माँ के लिए कुछ पैसों की साड़ी ले आया तो तुम इतना भड़क रही हो, जबकि कल तुम 10,000 की शॉपिंग करके आई हो। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। घर में आराम से रहना सीखो, हर बात में कंपैरिजन करना मत किया करो। माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है, और मैं दोनों के फर्ज अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ता हूँ तो तुम मुझसे शिकायत करो। इतने अच्छे मौके पर भी बहू बेटे में फिर से बहस होने लगी। यह देखकर रुक्मणी जी को बहुत बुरा लगता है और साड़ी को दूसरी तरफ रखते हुए कहती है, बेटा मेरी यही साड़ी सूख गई है, अब मुझे इसे पहनने में कोई समस्या नहीं है। तुम यह साड़ी बहू को दे दो। नहीं माँ, यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम्हें पहनूंगी। इतने पैसे कमाता हूँ तो क्या एक साड़ी खरीदने के लिए भी मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा? जबकि पत्नी को लाखों की शॉपिंग कराता हूँ तो आप कुछ नहीं कहती हो। यह बात काजल को समझनी होगी। मैं खुशी खुशी उसकी फरमाइशों से पूरी करता हूँ, यह उसे नहीं दिखाई देता। माँ के लिए एक साड़ी खरीद लाया तो उसे खटक गया। काजल को अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका यह नेचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुक्मणी जी जैसे तैसे बात को शांत करती है, बहू को गेस्ट हाउस भेज देती है और बेटे को भी शांत कराती है। रुक्मणी जी सोचने लगती है कि मेरी वजह से बहू बेटे में कहासुनी होने लगती है। पोते का जन्मदिन होते ही वो गांव वापस चली जाएगी, अब नहीं रुकेगी। लेकिन उधर बेटे ने तो उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रोहित एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वो अपने पति के फर्ज को भी अच्छे से समझता था, साथ ही साथ माँ का मान सम्मान करना भी जानता था। किसी एक को खुश करने के लिए वो दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मन ही मन काजल को सबक सिखाने का निर्णय ले लेता है, क्योंकि वो काजल की इन छोटी मोटी बातों से बड़ा ही दुखी हो गया था। दीपक के लिए जन्मदिन की पार्टी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा भाई भाभी सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। काजल के माता पिता उसी शहर में रहते हैं जिसमें काजल और रोहित रहते थे। जन्मदिन की सारी पार्टी होने के बाद सभी लोग घर वापस आ गए। काजल पूरी पार्टी में अपनी सासू माँ से मुंह फुलाए रही, न तो उनसे ठीक से बात की, न ही खाने पीने के लिए पूछा। दूसरी तरफ रोहित दोनों तरफ तालमेल बैठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अगले दिन रुक्मणी जी बेटे बहू से कहती है कि बेटा पूरे का जन्मदिन हो गया, अब बहू वो गांव जाना चाहती है। यह सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन रोहित कहता है, माँ तुम गांव जाकर क्या करोगे? वैसे भी पिताजी को गुजरे पूरे 4 साल हो गए हैं। 8 सालों से तुम गांव में अकेले रह रही हो, कोई देखने सुनने का नहीं है। अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो कोई एक गोली देने वाला नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास शहर में ही रहोगे। जब आपकी बेटी बहू है तो गांव में अकेले रहने की क्या ज़रूरत है? यह सुनकर काजल के चेहरे का रंग ही उड़ गया। आग बबूला होते हुए कहने लगी, इन्हें गांव में रहने में क्या समस्या है? हम अभी अपने साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि काजल मैं अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता?
और तुम्हारी मेरी माँ में से समस्या ही क्या है? जबकि जब वो घर में रहती है तो तुम्हारी कितनी कामों में सहायता करा कर देती है। तुम फ्री होकर कहीं आ जा सकती हो, रसोई के कामों में भी हाथ बटा देती है। मैं माँ को गांव वापस नहीं जाने दूंगा, यह मेरी आखिरी निर्णय है। रोहित के गुस्से को देखकर काजल थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उसने रोहित को इतना ज़्यादा गुस्से करते हुए नहीं देखा था। रोहित माँ का हाथ पकड़ कर कमरे में ले जाने लगता है तो कहता है, माँ तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुमने बताया भी नहीं। चलो अभी तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए ले चलते हैं। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बुखार की दवाई खा ली थी, रात में उसका असर हो गया था, अभी सुबह नाश्ता करके फिर से खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रूपमनी जी कमरे में आराम करने के लिए चली गई। इधर रोहित भी अपने ऑफिस चला गया। शाम को रोहित जब ऑफिस से वापस आया तो देखा काजल सज धज कर कहीं जाने के लिए तैयार बैठी है। अरे काजल, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मेरी माँ ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है, तुम भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो, 15-20 मिनट में निकलते हैं। काजल अपनी माँ के इधर, तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। तो गुर्राते हुए काजल कहती है, क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकते? काजल, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। माँ जी को थोड़ा सा बुखार ही तो है और बुढ़ापा पर थोड़ी बहुत तबीयत तो लगी रहती है। बुढ़ापे पे यह सब चलता रहता है। तुम सिर्फ अपनी माँ की सोच रहे हो, और मेरी माँ का क्या, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके खाने के लिए इनवाइट किया है। काजल, माँ का फ़ोन तुम्हारे पास आया है, मेरे पास नहीं, और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तुम्हें अगर जाना है तो चली जाओ, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं माँ को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर वो माँ के कमरे में उनका हालचाल पूछने के लिए चला जाता है। काजल तो सुबह से ही भड़की हुई थी बैठी। जब रोहित उसकी माँ के घर डिनर पर जाने से मना कर देती है, फिर वो आग बबूला हो जाती है और भड़कते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा मम्मी मम्मी करती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ ही रहते। क्या ज़रूरत थी तुम्हें शादी करने की, जब पूरा समय माँ ही करना है? पता नहीं अकेले में क्या बातें करती हो, पक्का मेरी बुरा ही करती होगे। जब से तुम्हारी माँ आई है तब से तुम मुझे कम समय देते हो आजकल। यह तो काजल तुम्हारी हमेशा की आदत है। अगर मैं माँ से कुछ बात कर लूँ तो तुम्हारा मुंह फूल जाता है और हमेशा तुम्हें यही लगता है कि मैं माँ से तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं और तुम्हारी बुराई क्यों करूँगा? काजल, मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, फिर कभी बाद में तुम्हारे घर चलूँगा। गुस्से में काजल कैब करके अपने मायके चली जाती है। कमरे में आकर रोहित कहता है, माँ चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। डॉक्टर को दिखाने के बाद रूपमनी जी बेटे से कहती है, बेटा तुमने मुझे डॉक्टर को दिखा दिया और मेरी तबीयत भी ठीक है, तुम बहू के मायके चले जाओ। उसकी माँ ने इतने प्यार से बुलाया है, नहीं जाओगे तो सबको बुरा लगेगा। नहीं माँ, ये क्या उन्हें पता नहीं था कि घर में मेरी माँ आई हुई है? फिर उनकी माँ ने सिर्फ हम दोनों को ही डिनर पे क्यों बुलाया? आपको भी बुला सकती थी। यह सब काजल का ही काम है, मुझे सब समझ में आता है। छोड़ो बेटा, जो भी बात हो बढ़ाते नहीं हैं। माँ की जिद करने पर रोहित काजल के घर चला जाता है और सबसे बहुत अच्छे से मिलता जुलता है। लेकिन रोहित काजल के माता पिता का बहुत सम्मान करता है। रात 10 बजे तक दोनों लोग वापस आ जाते हैं। उस पूरी रात रोहित को नींद नहीं आती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसकी पत्नी खुश ही नहीं होती है। हमेशा शिकायत ही करती रहती है, तुम कभी मुझे समय नहीं देते, हमेशा माँ माँ करते रहती हो, जबकि उसे खुद का नहीं दिखाई देता। घर में मेरी माँ रहते हुए भी पूरे दिन
5 मिनट भी उससे बात नहीं करती है और मायके में 5-5 घंटे फ़ोन पे चिपकी रहती है। मैं कुछ नहीं कहता। अब पानी सर के ऊपर हो रहा है, मुझे कुछ करना ही होगा। सुबह उठकर रोहित काजल से कहता है, काजल तुम हमेशा यही शिकायत करती हो कि मैं तुम्हें समय नहीं देता, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली, हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, तैयार हो जाना। यह सुनकर काजल खुशी खुशी मूवी देखने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी काजल के मायके से उसकी माँ का फ़ोन आता है। काजल, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से घर आ जाओ। रोहित, मुझे मेरी माँ के घर ले चलो, पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें देखने के लिए चलना है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलना है। काजल, तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो यह सब लगा रहता है, और फिर तुम्हारी माँ है ना, उनको देखने के लिए आज तो मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। वैसे भी तुम्हारी शिकायत रहती है कि मैं तुम्हें समय नहीं देता हूँ। मेरा आज का पूरा समय तुम्हारे लिए है। फालतू का तुम्हारे पिताजी को डॉक्टरों को दिखाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। कैसी बातें कर रहे हो रोहित? मेरे पिताजी बीमार है और तुम्हें मूवी देखने की घूमने की पड़ी है। रोहित काजल की बात नहीं मानता है, उसे घूमने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ चुपके से ससुराल में फ़ोन करके अपने ससुर जी का हाल चाल पूछ लेता है कि उधर सब ठीक ठाक है ना। लेकिन दूसरी तरफ काजल का मुँह मूवी देखने में कम अपने मायके में ही ज़्यादा लगा हुआ है। मेरे पिताजी ठीक तो होंगे ना, पता नहीं उनको क्या हुआ होगा, मैं एक बार उनको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं काजल, अभी तुम कहीं फ़ोन नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे समय दो। काजल फिर से मन मार कर रह गई कि मूवी देखने के बाद दोनों लोग खाना खाने के लिए आए। खाना खा ही रहे थे कि काजल के फ़ोन पे उसकी माँ का फ़ोन आ गया। माँ के फ़ोन को काट कर रोहित फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। यह सब देखकर काजल झुंझला जाती है, कहती है, यह क्या तरीका है रोहित? मायके में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे बात नहीं करने दे रहे हो। मैंने तुमसे शादी की है, खरीदी नहीं है तुमने मुझे, क्यों मैं अपने माँ बाप की दुख तकलीफ़ में भी साथ न दूँ? तुम्हें क्या पता है मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हमारी बीमारी में मेरा उन्हें देखने का फ़र्ज बनता है। तुम मुझे उन्हें देखने से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा काजल तुमने। मैं भी तो इतने सालों से तुम्हें यही समझाता आ रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है, तुमने मुझे खरीदा नहीं है जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूँ। अगर नहीं नाचूँ तो तुम घर में कलह कलेश कर देती हो। मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है, पिताजी भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास कम से कम माँ तो है ना, उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी तो साथ में है। मेरी की माँ के पास तो पिताजी भी नहीं है। अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? अगर तुम मेरी माँ का साथ देना पसंद नहीं करती हो तो तुम भी अपने माता पिता का साथ नहीं दोगे। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो और बात बात पर मामास गर्ल्स मत बनो। अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना होगा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने मायके जाने से मना नहीं किया था। जब तुम्हारा मन करता था चली जाती थी, लेकिन तुम्हें अपने लिए सारी स्वतंत्रता चाहिए। मेरे ऊपर ही सारी चीज़ों के बंधन लगती हो। याद नहीं हो चलेगा, तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ पराई हो गई। इतना भेदभाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब मेरी माँ की सेवा नहीं कर सकती हो तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती हो। तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता का साथ नहीं दूंगा। या तो तुम खुद को बदलने की कोशिश करो या फिर अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए मायके ही चली जाओ। रोहित के ऐसे रूप को देखकर काजल दंग रह गई। थोड़े समय के लिए तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। सोचने लगी, रोहित सच ही तो कह रहा है, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसकी माँ को छोड़कर अपने मायके चली गई। एक बार हाथ पकड़कर भी नहीं देखा कि तुम्हारी माँ कैसी है। जब मेरे मायके में किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं भाग कर जाती हूँ
और उम्मीद करती हूँ कि रोहित भी मेरे साथ चले, लेकिन माता पिता की सेवा करें। रेस्टोरेंट के टेबल पे पूरा खाना रखा हुआ है, लेकिन आज काजल का खाने में मन ही नहीं कर रहा है। आंखों में आंसू बहने लगे, चेहरे से ऐसा लग रहा है यह आंसू आज पश्चाताप के आंसू थे। रोहित से हाथ जोड़कर कहती, रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैंने तुम्हारी माँ और अपनी माँ में इतना भेदभाव किया। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने जो भी कहा, माँ के साथ व्यवहार किया था, वो गलत था। मुझे माफ़ कर दो। बहुत देर तक काजल रोती रहती है। रोहित अब काजल को ऐसे रोते हुए देखता है तो वह एक टिश्यू उठाकर गालों पर लटकते हुए आंसू को साफ करता है और काजल को माफ़ कर देता है। कहता है, चलो काजल, जल्दी से खाना ख़त्म करो, फिर तुम्हारे मायके चलते हैं। पिताजी को अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाना है। यह सुनकर काजल फटाफट से खाना ख़त्म करती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। मायके में देखती है कि रोहित कितने प्यार से उसके पिताजी का हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उनकी पूरी देखभाल कर रहा है। कभी दवाई देने के लिए भागता है तो कभी पिताजी के सर को सहलाता है। जब देखकर फिर से काजल की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितनी गलत थी, कितना भेदभाव करती थी। रोहित ने कभी भी मेरी माँ बाप के साथ भेदभाव नहीं किया, हमेशा मुझे भी खुश रखने की कोशिश की, लेकिन मैं ही उसे समझने में बहुत देर कर दी। थोड़ी देर में काजल रोहित से कहती है, अब पिताजी ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। काजल, अगर तुम अपने माता पिता के साथ पास रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं माँ के पास अकेला ही चले जाऊँगा। नहीं रोहित, पिताजी की तबीयत अब ठीक है और उनके साथ मैं माँ तुम्हारे साथ घर चलूँगी। रास्ते में एक फल का ठेला देखकर काजल कहती है, रुको, मैं माँ के लिए कुछ फल खरीद कर लाती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह देखकर रोहित को बहुत खुशी होती है। जैसे ही काजल घर आई, सीधा रुक्मणी जी के कमरे में गई। रुक्मणी जी पोते को अपने साथ लेटाकर उसे कहानी सुना रही थी, उसके सर पे हाथ घुमा रही थी। यह सब देखकर काजल की आंखें भर आई। बड़े ही प्यार से काजल कहती है, माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था। क्या लो, मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ, कुछ फल खा लो, आपको आराम मिलेगा। अपनी सास का हाथ पकड़कर उसका बुखार भी देखती है। अब तो माँ जी का बुखार ठीक है। बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर रुक्मणी जी दंग है। बेटे की तरफ आश्चर्य से देखती है तो वे मुस्कुराता हुआ कहता है, माँ, आज से तुम्हें अपनी बहू का यही रूप देखने को मिलेगा और अब तुम मेरे पास ही रहोगी। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने पास साथ इधर शहर में ही रखेंगे। आपसे मुझे कितना आराम मिलता है, देखा नहीं? हम दोनों आराम से मूवी देखने चले गए और दीपक को पूरे दिन के लिए आपके पास छोड़ गए। कितने प्यार से आपने दीपक को रखा है और अपने किए के लिए काजल रुक्मणी जी से माफ़ी मांगती है। आज रुक्मणी जी अपने बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश होती है और वो खुशी से बहू को माफ़ कर देती हैं। बेटे से पूछती है कि बहू को ऐसी कौन सी बूटी पिला दी है जिससे इसका हृदय परिवर्तन हो गया है? क्यों माँ, आपको बहू का बदला हुआ रूप पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बहू इतनी ही समझदार हो जाए, और मुझे क्या चाहिए? बस माँ, ये समझ लो, आज मैंने उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया जिसमें उसे उसकी कमियां नज़र आ गई। आज से घर में सब कुछ ठीक रहेगा, सभी लोग घर में बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। काजल भी अपनी सास का खूब अच्छे से ख्याल रखती है, बहू बेटे भी खूब लाड प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, घर का बेटा होना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि शादी के बाद उसे हर एक बात नाप तोल कर बोलनी पड़ती है। कहीं माँ नाराज़ न हो जाए या कहीं पत्नी नाराज़ न हो जाए। और अगर घर का बेटा चाहे तो घर के माहौल को बहुत अच्छे से बना कर रख सकता है। बेटे को यह नहीं समझदारी दिखानी चाहिए कि उसे एक तरफा नहीं होना चाहिए।
न तो माँ की तरफ अधिक झुकना होना चाहिए और ना ही पत्नी की तरफ। उसे दोनों की बात सुननी चाहिए और तालमेल बनाकर चलना चाहिए। इससे घर में माँ और पत्नी दोनों ही खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।